स्थिर वैद्युत की लेक्चर सीरीज में आज हम पढ़ेंगे कूलाम का सदिश निरूपण। पिछली वाली क्लास में हमने कूलाम नियम के बारे में पढ़ लिया था, तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक है कूलाम का सदिश निरूपण। कूलाम का सदिश निरूपण। कूलाम बल का सदिश निरूपण। अब हमने पीछे वाले वीडियो में था, उसके अंदर हमने कूलाम नियम के बारे में देखा था। कूलाम नियम में हमने देख लिया था कि कूलाम नियम किस प्रकार से हम परिभाषित किया था, वो हमने देख लिया था। फिर वहां पर हमारा एक कूलाम बल आया था, उसका फॉर्मूला क्या था, F बराबर था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये तो हमारा बल आ गया था। अब इस बल का हमारे को क्या करना है, सदिश निरूपण करना है। तो इसका सदिश निरूपण करने के लिए देखो, मैं लेता हूं यहां पर निर्देशांक ज्यामिति में x अक्ष और ये हो गया हमारा y अक्ष। अब हमारे को यहां पर क्या करना है, जो आवेश है वो रखना है यहां पर। ये आपका हो गया मूल बिंदु, और यहां पर आवेश हो गया आपका Q1 और यहां पर आवेश हो गया आपका Q2। तो हमें क्या करना है, कूलाम बल है उसका क्या करना है, सदिश निरूपण करना है। तो सदिश निरूपण क्यों करना होता है, क्योंकि बल एक क्या है, सदिश राशि है। और जो सदिश राशि होती है उसके लिए हमारे को किसकी आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता होती है परिमाण के साथ साथ में। तो उसी दिशा को ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सदिश निरूपण कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, निर्देशांक ज्यामिति में दो आवेश रख लिए Q1 और Q2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम Q1 की स्थिति बताएंगे कि Q1 है वो हमारा निर्देशांक ज्यामिति है उसमें कहां पर है। तो Q1 की स्थिति बताने के लिए 11th क्लास में हमने सदिश के बारे में पढ़ा है, स्थिति सदिश, विस्थापन सदिश, उनके बारे में पढ़ा है। तो स्थिति सदिश क्या करता है, निर्देशांक ज्यामिति में कोई भी है जो बिंदु जो भी है उसको क्या बताता है, उसकी स्थिति के बारे में हमें बताता है। तो यहाँ पर अगर हमारे को Q1 की स्थिति ज्ञात करनी है, तो जिसकी भी स्थिति ज्ञात करनी होती है वहां पर हम क्या करेंगे, इस प्रकार से एक लाइन खींचेंगे मूल बिंदु से अगर स्थिति ज्ञात करनी है, और जिसकी स्थिति ज्ञात करनी है उसकी तरफ एक एरो बन जाएगा। ये हम 11th क्लास का जो सदिश चैप्टर था उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, यहाँ पर हमने मूल बिंदु से एक लाइन खींची, Q1 है उसकी स्थिति ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर क्या करनी है, यहाँ पर एरो का निशान बन गया। और ये मान लेते हैं हमारा सदिश हो गया R1 वेक्टर। तो यहाँ पर देखो जो आपका R1 वेक्टर है वो क्या है, आपका आवेश Q1 की मूल बिंदु से स्थिति, या इसको बोल सकते हैं आवेश Q1 का स्थिति सदिश, ये हो गया आपका R1 वेक्टर। तो हमने आवेश Q1 की स्थिति याद कर लिया। अब इसी प्रकार से अगर हमारे को आवेश Q2 की स्थिति याद करनी है, तो वही हम यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे और जिसकी स्थिति ज्ञात करनी होती है उसकी तरफ यहाँ पर एरो बन जाएगा। अगर जैसे इसको अगर अलग भाषा में देखें, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूं, तो मेरे को किसी दूसरे व्यक्ति को या मेरी अगर कोई स्थिति बताएगा तो वो कैसे बताएगा, दूर खड़ा होगा, वो क्या करेगा कि वो व्यक्ति वहां पर खड़ा है, तो उसने क्या किया, उसकी तरफ है वो अंगुली की, इसका मतलब उस वहां पर हमारे को यहाँ पर भी अगर स्थिति ज्ञात करनी है तो हमारे को यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, वहां पर एक एरो बनाना पड़ेगा। तो जिसकी तरफ एरो होता है उसकी हमारे को स्थिति ज्ञात करनी होती है, और जहां से जो लाइन है वो शुरू होती है वो हमारा उसके सापेक्ष से हमें ज्ञात करते हैं। यहां पर लिख सकते हो कि भाई आवेश Q1 की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति या से स्थिति, या आवेश Q1 का क्या हो गया, ये स्थिति सदिश। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम Q2 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका R2 वेक्टर, और जो यहाँ पर R2 वेक्टर है वो क्या होगा, आपका आवेश Q2 का स्थिति सदिश। ये है आपका आवेश Q2 का स्थिति सदिश। अब देखो हमने मूल बिंदु के सापेक्ष तो है वो क्या कर लिया, Q1 और Q2 का स्थिति सदिश ज्ञात कर लिया। अब हमारे को यहाँ पर क्या करना है, Q2 से
Q2 के सापेक्ष हमारे को क्या ज्ञात करनी है, Q1 की स्थिति ज्ञात करनी है। तो Q2 के सापेक्ष स्थिति ज्ञात करनी है, वही आप याद रखो, जिसके सापेक्ष ज्ञात करनी होती है उसको तो हम यहाँ से जो लाइन है वो लेकर जाएंगे, और जिसकी स्थिति ज्ञात करनी होती है उस साइड में क्या बना देते हैं, एरो बना देते हैं। तो यहाँ पर हमारे को Q1 की स्थिति ज्ञात करनी है Q2 के सापेक्ष, तो Q1 की तरफ एरो बन गया, और इसको हम नाम दे देते हैं R12 वेक्टर। तो यहाँ पर जो आपका R12 वेक्टर है वो है आपका आवेश Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष, आवेश Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष, ये हो गया आपका R12 वेक्टर। देखो यहाँ पर जो लास्ट में है उसके सापेक्ष ज्ञात करेंगे, और जो यहाँ पर आगे है उसकी स्थिति ज्ञात करनी है। अब इसी प्रकार से हमने क्या किया, Q1 की स्थिति ज्ञात की Q2 के सापेक्ष, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, Q2 की भी स्थिति ज्ञात कर सकते हैं Q1 के सापेक्ष। तो वही ज्ञात कर लेते हैं, Q2 की स्थिति ज्ञात करनी है तो इसकी तरफ तो आपका एरो रहेगा, तो यहाँ पर लाइन बनाते हैं इस प्रकार से। तो Q2 की स्थिति ज्ञात करनी है तो ये एरो बन गया, और इसको हम क्या दे देते हैं, यहाँ पर जो आगे आएगा उसकी स्थिति आएगी, जो पीछे आएगा उसके सापेक्ष। तो ये क्या हो गया आपका R21 वेक्टर। और R21 वेक्टर क्या है आप बताओ, यहाँ पर R21 वेक्टर है आपका आवेश Q2 की स्थिति किसके सापेक्ष, Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष। तो ये आपको R1 वेक्टर तो हो गया आपका, क्या हो गया, Q1 की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष। R2 वेक्टर आपका क्या हो गया, आवेश Q2 की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष, या बोल सकते हैं आवेश Q2 का स्थिति सदिश। R12 वेक्टर क्या हो गया, R12 वेक्टर हो गया आपका आवेश Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष, और R21 वेक्टर हो गया आपका आवेश Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष। यहाँ पर अब ये देखो, यहाँ पर R12 वेक्टर है, जो 12 वेक्टर है उसकी अगर हमारे को दिशा बतानी है, तो दिशा बताने के लिए हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। जब भी आपको R12 वेक्टर की दिशा बतानी होती है ना, तब आप केवल इसका प्रयोग करोगे R12 का केप, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं कि R12 की अगर आपको दिशा चाहिए, R12 की दिशा चाहिए, तो आप यहाँ पर R12 केप का प्रयोग करेंगे। ये R12 क्या है, ये जो इसका R12 वेक्टर का है वो क्या है, एकांक सदिश है। ये क्या आपका एकांक सदिश, एकांक सदिश की सहायता से तो हम क्या ज्ञात करते हैं, दिशा ज्ञात करते हैं ना। तो अगर आपको जब भी बोले कि R12 वेक्टर की आपको दिशा बतानी है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, R12 केप का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से अगर मैं बोल रहा हूं यहाँ पर कि R21 वेक्टर की आपको अगर दिशा चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर R21 केप लिख दोगे, तो आपको किसकी दिशा मिल जाएगी, R21 वेक्टर की दिशा आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका R21 वेक्टर है ये भी आपका क्या है, एक एकांक सदिश है। और ये एकांक सदिश किसका है, ये एकांक सदिश है R21 वेक्टर का। अब देखो यहाँ पर जो Q1 और Q2 है वो हम मान लेते हैं सजातीय आवेश है। कौन से आवेश है, सजातीय आवेश है। और पीछे वाले जितने भी हमने वीडियो पढ़े हैं, मतलब वीडियो के अंदर जितना हमने पढ़ा है उसमें हमने देखा है कि जो सजातीय आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने मान लिया कि Q1 और Q2 आपके क्या है, सजातीय आवेश है। तो यहाँ पर भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो अब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कैसे करेंगे वो देखो। तो यहाँ पर दोनों समान आवेश है, तो Q1 क्या करेगा, Q2 पर बल लगाएगा। लेकिन लगाएगा कैसे, ये दो आवेश है, ये दो आवेश है, ये सजातीय है। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये वाला आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो कैसे देखा देगा, इस साइड में इसको क्या करेगा, बल लगाएगा ना। और ये क्या करेगा, ये आवेश इस पर कैसे बल लगाएगा, इस साइड में बल लगाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, Q1 के कारण Q2 पर जो बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा। और उसको हम क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे, यहाँ पर F12 लिखो या F21 लिखो। देखो मैंने अभी बोला है कि जिसका हमारे को ज्ञात करना है और जिसके सापेक्ष ज्ञात करना होता है उसको लास्ट में लिखते हैं, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको हम आगे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखो R21 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसके सापेक्ष होगा। तो आवेश Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष, ये देख लो, आवेश Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष। तो यहाँ पर भी अगर हमारे को Q1 के कारण बल लग रहा है, किस पर लग रहा है, Q2 पर, तो Q2 के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, F2, और किसके सापेक्ष या किसकी वजह से बल लग रहा है, तो वो बल लग रहा है हमारा Q1 की वजह से। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा F21, ये हो गया वेक्टर। तो
तो ये तो क्या हो गया आपका F21 वेक्टर, में लिख देता हूं यहां पर F21 वेक्टर क्या हो गया, आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल। ओके, अब यहां पर Q2 भी तो क्या करेगा, Q1 पर बल लगाएगा, तो वो हम कैसे निकालेंगे, देखो इस साइड में आपका बल लगेगा, Q2 क्या करेगा, दोनों सजातीय आवेश है, तो Q2 इस पर इस प्रकार से बल लगाएगा, और जो Q1 है वो Q2 पर इस प्रकार से बल लगाएगा। तो Q1 के कारण जो Q2 पर बल लगा वो तो हमने देख लिया, अब Q2 के कारण Q1 पर बल लगेगा, वो कुछ इस प्रकार से लगेगा। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, देखो Q1 पर बल लग रहा है तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, F1 लिखूंगा, और किसके सापेक्ष लग रहा है, Q2 के कारण लग रहा है, तो F12 लिख दूंगा मैं। हो गया हमारा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको कि F12 वेक्टर है वो क्या आपका है, तो F12 वेक्टर क्या है आपका, आवेश, हाँ बताओ फटाफट क्या होगा इसका, क्या बोलेंगे इसको, आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल, Q2 के कारण बल। तो ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कि R1 वेक्टर क्या है, R2 वेक्टर क्या है, R12 वेक्टर क्या है, या R12 वेक्टर को हम बोलेंगे क्या, R21 वेक्टर, F21 और F12 वेक्टर। जिसके सापेक्ष ज्ञात करना होता है उसको तो हम अंतिम में लिखते हैं, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको हमने आगे लिख दिया। देखो 2 के बारे में तो देखो Q2 हो गया, 1 के बारे में तो यहाँ पर Q1 हो गया, 2 के बारे में तो Q2 हो गया, मतलब इसके बारे में तो बात करेंगे, और जो आपका ये आगे लिख रखा होगा उसके हम सापेक्ष ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर देखो हमारे को क्या लिखना है, कूलाम नियम, कूलाम बल है उसका सदिश निरूपण करना है। तो यहां पर बल है, बल का सदिश निरूपण करना है, तो कोई भी सदिश राशि है उसको लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, एक तो उसका पहले परिमाण लिखते हैं और फिर उसकी क्या लिखते हैं, हम दिशा लिखते हैं यहां पर। तो ये जो आपका K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये क्या आपका परिमाण है, क्या है, परिमाण। कोई भी चीज है, जैसे हम लिखते हैं कि भाई 2 मीटर प्रति सेकंड, वेग कितना है, वेग बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड, तो 2 क्या है, परिमाण है, और मीटर प्रति सेकंड, और उसके आगे मतलब लिखा होगा कि भाई जो भी जेके वगैरह जो भी है दिशा लिखी होगी, तो हम परिमाण लिखते हैं और क्या लिखते हैं, दिशा लिखते हैं। वहां पर 2 मीटर प्रति सेकंड जेके होगा, तो जेके है वाई दिशा में हो जाएगा, तो वहां पर हमने क्या लिखा, पहले परिमाण लिखा और फिर हमने क्या लिखी, दिशा लिखी। उसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले परिमाण लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले यहाँ पर बात कर लेता हूं कि Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, तो लिखता हूं मैं Q2 पर Q1 के कारण बल। तो Q2 पर Q1 के कारण बल लग रहा है, Q1 के कारण बल लग रहा है, मतलब Q1 के सापेक्ष बल लग रहा है, तो मैं यहां पर बल वाला कौन सा काम में लूंगा, भाई हम Q2 की बात कर रहे हैं तो F21 वेक्टर हो जाएगा। तो F21 वेक्टर किसके बराबर आएगा आपका, वहां से लिखो पहले परिमाण के Q1 Q2 अपॉन, यहां पर नीचे क्या आ जाएगा आपका, देखो यहां पर F21 वेक्टर है तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, आपकी दूरी कौन सी हो जाएगी, R21 वेक्टर, तो R21 वेक्टर का स्क्वायर, ध्यान रखना यहां पर इसको रहेगा। अब हमारे को क्या करना है, ये तो आ गया हमारा परिमाण, अब हमारे को क्या लिखनी है, इसकी दिशा लिखनी है। तो अब दिशा के बारे में देखो, F21 वेक्टर की दिशा, जो दिशा R21 वेक्टर की है वही दिशा किसकी है, F21 वेक्टर की है। देखो R21 वेक्टर है उसका एरो इस प्रकार से, F21 वेक्टर का भी एरो इस प्रकार से, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि F21 वेक्टर की जो दिशा होगी वो वही होगी जो R21 वेक्टर की दिशा होगी। और R21 वेक्टर की दिशा को हम किससे लिखेंगे, R21 वेक्टर की जो दिशा है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, R21 केव लिखेंगे। तो मैं यहां पर अगर मेरे को F21 वेक्टर की दिशा चाहिए तो F21 वेक्टर की दिशा वही होगी जो R21 वेक्टर की होगी, R21 वेक्टर की होगी, और R21 वेक्टर की दिशा को हम किससे लिखेंगे, R21 केप से। तो मैं यहां पर क्या लिख देता हूं दिशा लिखने के लिए, R21 केप। ओके, अब यहां पर देखो क्या हो गया, ये तो हो गया Q2 पर Q1 के कारण बल। अब हम दूसरी बात करते हैं यहां पर के Q1 पर Q2 के कारण बल, Q1 पर Q2 के कारण बल। तो Q1 पर Q2 के कारण बल, Q1 की बात हो रही है यहां पर, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, जिसकी बात हो रही है उसको पहले लिखेंगे यहां पर, और Q2 के कारण मतलब Q2 के सापेक्ष, तो यहां पर F12 वेक्टर। अब पहले वही होगा, हमारे को क्या करना पड़ेगा, यहां पर परिमाण लिखना पड़ेगा और फिर हम क्या लिखेंगे, दिशा लिखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम परिमाण लिख लेते हैं। परिमाण क्या होगा आपका, K Q1 Q2
अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका r12 वेक्टर का होल स्क्वायर। अब हमारे को क्या लिखनी है, f12 वेक्टर की दिशा लिखनी है। तो f12 वेक्टर की दिशा हम कैसे लिखेंगे, f12 वेक्टर की दिशा वही होगी, f12 वेक्टर की दिशा वही होगी जो r12 वेक्टर की दिशा होगी। देखो r12 ये रहा, r12 की एरो इस प्रकार से, f12 का भी एरो इसी प्रकार से। तो f12 वेक्टर की दिशा वही होगी जो r12 वेक्टर की दिशा होगी, और r12 वेक्टर की जो दिशा है वो कौन सी होगी, या उसको हम किससे लिखेंगे, तो r12 जो 12 वेक्टर की जो दिशा होगी उसको हम इससे लिखेंगे r12 केप। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, r12 केप आ जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई। हमने क्या किया, कूलाम बल को हमारे को क्या करना था, सदिश निरूपण करना था। तो सदिश निरूपण करने के लिए हमने निर्देशांक ज्यामिति में x अक्ष और y अक्ष लिए, उसमें हमने दो आवेश रखे। पहले हमने क्या किया, दोनों आवेशों की मूल बिंदु के सापेक्ष हमने क्या याद कर ली, स्थिति याद करनी कि भाई ये आवेश है, q1 आवेश है, वो मूल बिंदु से इतनी दूरी पर है, यहाँ पर है, वो हमारा हो गया r1 वेक्टर। तो r1 वेक्टर क्या है, Q1 आवेश जो Q1 है उसकी स्थिति है मूल बिंदु के सापेक्ष, और R21 वेक्टर क्या हो गया, Q2 का स्थिति सदिश, या बोल सकते हो Q2 की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष है। फिर हमने क्या कर लिया, इन दोनों के भी हमने क्या कर लिया, आपस में क्या याद कर ली, स्थिति याद कर ली भाई कि Q2 के अनुसार है Q1 कहां पर है, तो उस Q2 के अनुसार है Q1 कहां पर है, तो मतलब हमने ये भी लिख लिया था यहाँ पर कि ये हमारा हो गया। फिर हमने देख लिया था भाई दूसरी Q1 के सापेक्ष है वो Q2 कहां पर स्थित है, तो उसके लिए भी हमने देख लिया। फिर हमें यहाँ पर पता है कि दोनों क्या आपके जो सजातीय आवेश है, सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो प्रतिकर्षित करेंगे तो वहां पर दोनों एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। तो बल हमारे कुछ इस प्रकार से लग रहे थे, तो हम बल हमने भी यहाँ पर लिख लिए। फिर हमने यहाँ पर क्या करनी है, जो बल है उसको लिखना है, तो बल को लिखना है। तो बल को लिखने के लिए हमारे को परिमाण और किसकी आवश्यकता पड़ेगी, दिशा की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया। तो Q2 पर Q1 के कारण बल, मतलब जो Q2 है ये Q2 है, इस पर इसके कारण जो बल लग रहा है वो कौन सा हो जाएगा, आपका F21 वेक्टर इसी दिशा में लगेगा ना। और फिर Q1 पर इस आवेश पर Q2 के कारण, तो Q2 क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो ऐसे करेगा ना प्रतिकर्षित। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा F12 वेक्टर। इसके बारे में हमने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो आपका R12 केप, चूंकि R12 केप बराबर है किसके, R21 केप के, लेकिन दोनों की जो दिशा है वो क्या है, विपरीत है। एक की तो दिशा है कुछ इस प्रकार से, R12 वेक्टर है, इसकी R12 वेक्टर है, ये एक विस्थापन मतलब स्थिति सदिश है, इस स्थिति सदिश की दिशा हम प्रदर्शित कर रहे हैं R12 केप से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो R12 केप की दिशा इस प्रकार से और R21 की जो केप है उसकी दिशा इस प्रकार से। तो दिशा दोनों एक दूसरे की क्या है, विपरीत है, लेकिन यहाँ पर परिमाण में तो समान है ना। जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है, बराबर ये R12 वेक्टर बराबर है R21 वेक्टर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि R12 वेक्टर है वो परिमाण में बराबर है किसके, R21 वेक्टर के परिमाण में बराबर है यहाँ पर, लेकिन दिशा में एक दूसरे के क्या है, वो विपरीत है। तो दिशा में अगर हमारे को लिखना है तो यहाँ पर हम लगा देंगे आगे माइनस। तो ये कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि R12 केप है वो आपका R21 केप के तो बराबर है, लेकिन दिशा में क्या एक दूसरे के विपरीत है। तो हम यहाँ पर केवल दिशा की बात कर रहे हैं क्योंकि एकांक सदिश दिशा की, तो यहाँ पर हम मोड़ नहीं लगाएंगे। तो R12 केप है वो आपका बराबर हो जाएगा माइनस R21 केप के। तो अब देखो इसको समीकरण दे देते हैं फर्स्ट और इसको सेकंड। तो समीकरण एक से, तो समीकरण एक में हम क्या करते हैं, R21 केप है उसकी जगह हम क्या रख देते हैं, यहाँ पर ये वाला मान रख देते हैं। तो मैं यहाँ पर रखूंगा, या समीकरण 2 में रख देते हैं, कोई बात, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में हम क्या रखेंगे, देखो F12 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पर क्या है, ये तो इसको तो ऐसे रहने दो, ये तो दूरी है दोनों के मध्य, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर। अब R12 केप, तो R12 केप की जगह हम क्या रख सकते हैं, माइनस का R21 केप। तो मैं यहाँ पर रख सकता हूं माइनस का R21 केप, और माइनस यहां से आगे चला जाएगा तो यह आ जाएगा आगे माइनस। अब आप क्या देख रहे हो कि K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का स्क्वायर R21 केप, ये देखो एज इट इज ऐसा कैसा है, ये यहाँ पर मत देखना कि ये R21 है और यहाँ पर R12 है, क्योंकि ये तो परिमाण है। और मैंने अभी बताया था कि दोनों परिमाण, दोनों दूरियां है ही बराबर, तो वहां पर परिमाण तो बराबर ही रहना है, मान तो बराबर रहेगा ना। 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है,
तो बराबर रहेगी। तो r21 वेक्टर और r12 वेक्टर परिमाण में क्या है, बराबर है। और दिशा में विपरीत है, दिशा में विपरीत के लिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया था, आगे माइनस लगा दिया यहाँ पर। अब देखो ये जो पूरा एच डी यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट है वो समीकरण एक जैसा मिल रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा f12 वेक्टर बराबर है माइनस का, इसकी जगह पूरी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, f21 वेक्टर। तो ये आ जाएगा आपका f21 वेक्टर। आ गया यहाँ पर, ये आपका आ गया कूलाम बल का सदिश निरूपण। अब यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि f12 वेक्टर बराबर है माइनस का f21 वेक्टर। तो यहां से ये पता चल रहा है कि चाहे कोई सा भी आवेश हो, चाहे कोई सा भी आवेश हो, चाहे विपरीत प्रकृति का आवेश हो, चाहे सजातीय प्रकृति का आवेश हो, वो एक दूसरे में समान परिमाण के बल लगाएंगे। ये देखो यहाँ पर परिमाण हमारा समान है, यहाँ पर लगा सकते हो आप, यहाँ पर मापांक लगा दोगे तो ये परिमाण समान है, परिमाण समान रहेगा, परिमाण समान रहेगा, लेकिन दिशा है वो उन दोनों बलों की क्या रहेगी, विपरीत रहेगी। जैसे ये सजातीय आवेश है तो ये आवेश क्या करेगा, इस पर बल है वो कैसे लगाएगा, ये आवेश अगर सजातीय है तो ये आवेश इसको दूर यहाँ पर करने की कोशिश करेगा, तो ये आवेश इस पर इस प्रकार से बल लगाएगा, और ये आवेश इस पर कैसे बल लगाएगा, इस प्रकार से बल लगाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों की दिशा देख लो इस प्रकार से। अब मान लो वो मतलब विजातीय आवेश है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। हमारे को चेक करना है कि क्या ये दोनों बल है वो एक ही दिशा में लगा रहे हैं, विपरीत लगा रहे हैं। तो माइनस वाला प्लस को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो माइनस वाला प्लस को अपने ओर आकर्षित करने के लिए ऐसे बल लगाएगा, इस प्रकार से बल लग रहा है, ध्यान रखना इसको, इस प्रकार से बल लग रहा है। फिर क्या हुआ, प्लस भी क्या करेगा, इस माइनस को आकर्षित करेगा, तो प्लस माइनस को आकर्षित करेगा तो कैसे बल लगाएगा, ये इस प्रकार से इसको खींचेगा। तो यहाँ पर भी देखो दोनों बल क्या है, एक विपरीत दिशा में यहाँ पर। तो कोई भी आवेश हो, चाहे सजातीय हो चाहे विजातीय हो, उन दोनों के मध्य जो बल लगेगा वो परिमाण में समान होगा, लेकिन दिशा में क्या रहेगा, विपरीत रहेगा। तो यहाँ पर जो कूलाम का नियम है वो क्या करता है, गति का जो तृतीय नियम है, गति का तृतीय नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का क्या करता है, पालन करता है। हमें यहाँ से पता चल गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि यहाँ पर कूलाम जो नियम है वो क्या करता है, गति के तृतीय नियम है उसका क्या करता है, पालन करता है। तो आपको क्या करना है, जो आपको नोट्स के अंदर जो करवा रखा है कूलाम बल का सदिश निरूपण, उसको नहीं करना, आपको इसको लिखना है। थोड़ा सा ये सिंपल भाषा में है तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जब भी आप करते हैं कॉपी के अंदर नोट, तो इसको आपको क्या करना है, वहां पर लिखना है, कूलाम बल का सदिश निरूपण करना है, ऐसे कैसे यहाँ पर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा सबको। तो अभी हम कुछ क्या कर लेते हैं, कूलाम नियम से कुछ महत्वपूर्ण देती है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो कूलाम का जो पहला महत्वपूर्ण देती क्या है कि कूलाम नियम केवल स्थिर आवेश और बिंदुवत आवेशों के लिए क्या क्या होता है, लागू होता है। कूलाम नियम के लिए आवश्यक है कि जो आवेश है वो कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, क्योंकि गतिशील आवेश है। शुरुआत की जो पहली हमने क्लास ली थी उसके अंदर हमने देखा था कि जो गतिशील आवेश होता है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, तो वहां पर एक चुंबकीय बल भी लगता है। तो कूलाम नियम है वो केवल स्थिर आवेशों के लिए ही वहां पर लागू होता है, और आवेश भी कैसे होने चाहिए, बिंदुवत आवेश होने चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण देती है वो है कि कूलाम नियम वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। अब ये क्या है, हमने देखा है कि F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये देखो F है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है R के या R स्क्वायर के, मतलब जैसे जैसे आपका R परिवर्तित होगा वैसे वैसे F का मान भी परिवर्तित होगा। मतलब दो आवेशों के मध्य अगर दूरी है उसके मान में भी अगर वृद्धि होगी, दोनों आवेशों के मध्य दूरी अगर बढ़ेगी तो कूलाम जो बल है वो क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि कूलाम नियम है वो वर्ग व्युत्क्रम नियम का भी क्या करता है, पालन करता है। यहाँ पर R पर और F है वो डिपेंड करता है। फिर एक कूलाम बल है वो संरक्षी बल है। कूलाम बल है वो क्या करता है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर ये वो क्या करता है, निर्भर करता है, पथ पर है वो निर्भर नहीं करता है वहां पर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चौथी जो चीज है वो आपके कूलाम नियम है वो गति के तृतीय नियम का पालन करता है। गति का तृतीय नियम कौन सा है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो ये तो हमने अभी देख लिया था कि कूलाम बल है वो किस प्रकार से, ये कूलाम नियम है वो किस प्रकार से गति के तृतीय नियम का पालन करता है। वहां पर जो F12 वेक्टर है उसका वो बराबर था F21 वेक्टर के, लेकिन वहां पर दिशा में क्या था, दोनों एक दूसरे के विपरीत थे। फिर आपका पांचों जो महत्वपूर्ण देती है वो आपका कि दो वस्तुओं के बीच
आरोपित कूलाम बल उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश से वो क्या करता है, कार्य करता है। कैसे, जैसे ये मान लो आवेश है आपका Q1 और ये आवेश है Q2, तो Q1 के कारण Q2 पर बल, Q1 के कारण Q2 पर बल, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, F21 वेक्टर, और Q2 के कारण Q1 पर बल, तो Q1 पर बल तो F12 वेक्टर। तो ये देखो दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है उसी के अनुदिश से वो देखो ये भी गुलाम बल है, ये भी गुलाम बल है, तो देखो Q1 और Q2 है, उसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश से वो क्या करता है, कूलाम बल कार्य करता है। और यही बात हमने यहाँ पर लिखी है। तो ये कुछ हो गए कूलाम नियम के महत्वपूर्ण तथ्य जो आपकी कॉपी है उसके अंदर ये नोट करने। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा बहुल आवेशों के मध्य बल या अध्यारोपण का सिद्धांत। अब ये क्या है, पहले मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं। दो या दो से अधिक आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल सभी बलों का सदिश योग होता है। सदिश योग होता है, ये होता है आपका बहुल आवेशों के मध्य बल। के कोई भी एक आवेश है, उस आवेश पर बहुत सारे उसके पास में आवेश है, बहुत सारे आवेश है, ठीक है। तो यहां पर इस आवेश पर जो इस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण जो भी बल लगेगा, तो इस पर टोटल कितने बल लगेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर ये कोई यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर कोई 4-5 व्यक्ति खड़े हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, इस व्यक्ति को रस्सी से बांध रखा है, तो इस पर पूरा बल किसके बराबर लगेगा, तो यहाँ पर जो व्यक्ति ये खींचेगा उसके कारण भी यहाँ पर बल लगेगा, ये जो व्यक्ति है वो भी खींचेगा उसका कारण भी बल लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी एक आवेश है, उस पर जो बहुत सारे जो आवेश होंगे, दो या दो से अधिक जो आवेश होंगे, उन सब आवेशों के कारण जो बल लगेगा वो उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो देखो कैसे, एक बार पढ़ते हैं। यहाँ पर वही निर्देशांक ज्यामिति में हम लेते हैं x और y। अब यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास में एक आवेश है Q नोड। कौन सा आवेश है, Q नोड आवेश है, और Q नोड आवेश है, इसकी हमारे को क्या करनी है, पहले तो मूल बिंदु से क्या ज्ञात करनी है, इसकी स्थिति ज्ञात करनी है। तो वही बात हमने पहले जो भी पढ़ी है कि कोई भी आवेश हो, कोई भी बिंदु हो, उसकी अगर हमारे को मूल बिंदु से स्थिति ज्ञात करनी है तो पहले तो हम मूल बिंदु है उससे यहाँ पर लाइन खींचेंगे, और चूंकि हमारे को जो स्थिति है वो किसकी ज्ञात करनी है, इसकी Q नोड ज्ञात करनी है, तो इसकी तरफ हम क्या बना देंगे, एरो बना देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका R0 या R नोड वेक्टर, ये होगा आपका। अब इस आवेश पर एक मान लेते हैं, यहां पर आपका आवेश हो गया Q1 हो गया, फिर यहां पर आवेश हो गया आपका Q2 हो गया, फिर यहां पर आवेश हो गया आपका Q3 हो गया, और ऐसे करते करते मान लो आवेश होंगे आपके Qn। तो पहले तो हम यहाँ पर क्या याद करेंगे, यहाँ पर कि इन सब की मूल बिंदु से क्या स्थिति होगी, Q1 की, Q2 की, Q3 की, Qn की। फिर हम यहाँ पर याद करेंगे कि Q नोड पर Q3 के कारण कितना बल लग रहा है, Q2 के कारण कितना बल लग रहा है, Q1 के कारण कितना बल लग रहा है, और Qn के कारण कितना बल लग रहा है, किस पर, Q नोड पर। तो यहाँ पर हम पहले ज्ञात करते हैं यहाँ पर इनकी स्थिति के, भाई यहाँ पर जो Q1 Q2 है उनकी स्थिति क्या है मूल बिंदु से। तो ये Q2 की अगर हमारे को स्थिति ज्ञात करनी है मूल बिंदु से, पहले वही हम लाइन खींचेंगे यहाँ पर, और Q2 ज्ञात करनी है तो एरो बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका R2 वेक्टर। और इसी प्रकार से अगर Q1 की याद करनी है तो ये आपका हो जाएगा R1 वेक्टर, और ये इसकी तरफ एरो हो गया। फिर ये Q3 की भी इसी प्रकार से होगी, और Qn की भी होगी स्थिति, और ये हो जाएगा आपका R1 वेक्टर, और ये हो जाएगा आपका कौन सा, R3 वेक्टर। हमारे को ज्ञात क्या करना है कि हमारे को Q नोड पर जो बल लग रहा है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर
क्यू नोड पर Q2 के कारण कितना बल लग रहा है, तो Q नोड पर, इसको थोड़ा सा आगे लिख लेता हूं मैं, Q नोड पर Q2 के कारण कितना बल लगेगा, तो Q नोड पर जो Q2 के कारण बल लगेगा, Q नोड पर लग रहा है, तो यहां पर वो किस प्रकार से लगेगा, अगर दोनों आवेश किसी मान लो सजातीय, सभी सजातीय आवेश है, तो ये Q2 क्या करेगा, इस Q नोड पर इस प्रकार से बल लगेगा। और उस बल को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, बताओ आप फटाफट से, कैसे प्रदर्शित करेंगे, वही Q2 है वो क्या कर रहा है, Q नोड पर क्या कर रहा है, बल लगा रहा है, Q2 लग रहा है Q नोड पर, Q नोड पर तो बल लग रहा है, लेकिन किसके सापेक्ष लग रहा है, Q2 के सापेक्ष लग रहा है। तो जिसके सापेक्ष लगता है उसको हम अंतिम में लास्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पर Q2 के कारण Q2 पर लग रहा है, तो यहाँ पर मैं सॉरी Q नोड पर लग रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, Q नोड, और यहाँ पर क्या लिख दूंगा 2 और वेक्टर। और इसको अगर मैं यहाँ पर इसका लिखूंगा स्थिति सदिश, तो वो कैसे लिखूंगा, यहाँ पर R नोड 2 वेक्टर हो गया आपका। इसी प्रकार से Q1 के कारण, तो Q1 के कारण किस प्रकार से बल लगेगा आपका, Q1 के कारण इस प्रकार से बल लगेगा, Q1 के कारण Q नोड पर, तो वही नोड पर बल लग रहा है, किसके कारण, Q नोड पर बल लग रहा है, किसके कारण, Q1 के कारण, या Q1 के सापेक्ष, तो ये हो गया आपका F नोड 1 वेक्टर। और ऐसे करते करते आपका Q3 के कारण कुछ इस प्रकार से बल लग जाएगा यहाँ पर, तो F नोड 3 वेक्टर, और इस Q1 के कारण भी आपका बल लग जाएगा इस प्रकार से, कौन सा लग जाएगा वो बल, वो लग जाएगा आपका F नोड N वेक्टर। हो गया आपको। और यहां पर अगर इसकी स्थिति बात करें, स्थिति, तो यहां पर क्या हो जाएगा, R नोड N वेक्टर हो गया। अब ये तो क्या हो गया आपका, बहुत सारे जो आवेश थे उसके कारण Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 ऐसे करते Qn तक जो आवेश है, उन सब आवेशों के कारण Q नोड पर जो बल लग रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा कि इस Q नोड पर कितना बल लग रहा है, Q नोड पर बल कितना लग रहा है, तो F वेक्टर बराबर Q नोड पर F नोड 1 वेक्टर भी बल लग रहा है, F नोड 2 वेक्टर भी बल लग रहा है, F नोड 3 वेक्टर भी क्या है, वो बल लग रहा है। ऐसे करते करते कहां तक लग रहा है, F नोड N वेक्टर तक। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इस Q नोड अकेले पर क्या लग रहे हैं, बल लग रहे हैं बहुत सारे आवेशों के कारण, जो Q1 Q2 उनके कारण लग रहे हैं बल। तो वो कौन कौन से होंगे, एक तो हो गया आपका F नोड 1 वेक्टर, फिर प्लस F नोड 2 वेक्टर, ऐसे करते करते आपके कहां तक हो जाएंगे, F नोड N वेक्टर तक हो जाएंगे। ये हो गया आपके F नोड N वेक्टर तक। तो ये जो आपका है वो किस पर बल है, वो Q नोड पर बल, Q नोड पर बल। अब अगर हम इसको थोड़ा सा लिखे अलग तरीके से, तो देख कैसे लिखेंगे, F नोड 1 वेक्टर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये अभी जो बल लगा है वो हमारा कूलाम बल ही लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि आवेश है Q2 Q नोड Q1 Q नोड सब क्या आवेश ही है, और एक जगह पर क्या स्थिर है ना, तो इन सब के मध्य कूलाम बल लगेगा। और कूलाम बल का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, F बराबर क्या होता है आपका, K Q नोड अपॉन R स्क्वायर, यही होता है कूलाम बल का फॉर्मूला। Q1 Q2 लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, तो ये आपका हो गया कूलाम बल। तो यहां से अगर मैं लिखूंगा कि जो आपका F परिणामी लग रहा है, F परिणामी, परिणामी किस पर, परिणामी लग रहा है आपका Q नोड पर, F परिणामी जो परिणामी बल लग रहा है किसके बराबर, F नोड 1 वेक्टर को मैं कैसे लिखूंगा, वही K, फिर हम यहां पर क्या लिखूंगा, मैं यहां पर Q, यहां पर पहले नोड की बात हो रही है Q नोड की, तो Q नोड, और फिर क्या हो जाएगा आपका Q1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 Q नोड, और अपॉन यहां पर नीचे क्या आ जाएगा आपका Q नोड 1 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा R नोड 1 वेक्टर का स्क्वायर। और चूंकि हमारे को क्या ज्ञात करनी है, इस F नोड 1 वेक्टर की दिशा भी ज्ञात करनी है, तो F नोड 1 वेक्टर की दिशा वही होगी, यहां पर इसको देख लेते हैं, F नोड 2 वेक्टर की वही दिशा होगी जो आपकी किसकी दिशा होगी, R नोड 2 वेक्टर की दिशा होगी। और मैंने इससे पहले पढ़ाया था आपको कि जो भी आपको R नोड 2 वेक्टर की दिशा चाहिए, तो आप किसका प्रयोग करोगे, R नोड 2 का केप, ये आपकी क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी। तो F नोड 2 वेक्टर की दिशा वही होगी जो R नोड 2 वेक्टर की दिशा होगी, और R नोड 2 वेक्टर की दिशा को हम किससे लिखेंगे, R नोड 2 केप से हमें लिखेंगे, जो क्या है R नोड 2 वेक्टर का क्या है, एकांक सदिश है। ये क्या है, R नोड 2 का एकांक सदिश। तो मैं यहां पर लिख दूंगा कि R नोड 1 केप, ये क्या हो जाएगी आपकी F नोड 1 की वेक्टर की क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी यहां पर। फिर मैं यहां पर आगे लिखता हूं, अभी ये हो जाएगा आपका K Q2, यहां पर मैं लिख देता हूं Q2 Q नोड अपॉन, यहां पर क्या हो जाएगा R नोड 2 वेक्टर का
होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगी एफ नॉट टू वेक्टर की दिशा कौन सी होगी, आर नॉट टू वेक्टर की दिशा, और आर नॉट टू वेक्टर की दिशा हम लिखेंगे आर नॉट टू केप की जो दिशा हो जाएगी, तो आर नॉट टू केप। और ऐसे करते करते हम कहां तक जाएंगे, यहाँ पर क्या लिख दूंगा, अगर एफ नॉट एन वेक्टर की बात करूं तो क्या होगा आपका के क्यू नॉट क्यू एन अपॉन नीचे क्या हो जाएगा आर नॉट एन वेक्टर का होल स्क्वायर, और एफ नॉट एन वेक्टर की दिशा कौन सी होगी, एफ नॉट एन वेक्टर की दिशा वही होगी जो आपकी आर नॉट एन वेक्टर की दिशा होगी, और आर नॉट एन की दिशा हम किससे प्रदर्शित करेंगे, आर नॉट एन केप से। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा आर नॉट एन केप। तो ये हो गया आपका क्यू नोड पर परिणामी बल। तो ये बात जो ऊपर हमने लिखी है वो यहां से पता चल रही है ना कि दो या दो से अधिक आवेशों के कारण, यहाँ पर देखो Q1 Q2 यहाँ पर Q3 Qn ऐसे करते करते यहाँ पर क्या है बहुत सारे क्या है आवेश है ना यहाँ पर, तो दो या दो से अधिक आवेशों के कारण किसी एक आवेश कौन सा है हमारा Q नोड है, तो Q नोड पर किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल सभी बलों का सदिश योग होता है। तो यहाँ पर देखो Q नोड पर लगने वाला बल है वो सभी के Q1 के कारण Q2 के कारण Q3 के कारण सभी कारण जो बल लग रहा है उसका क्या हो गया हमारे पास में सदिश योग हो गया। इसे ही कहते हैं बहुल आवेशों के मध्य बल, या फिर बोल सकते हैं बहुल आवेशों के मध्य बल का अध्यारोपण का सिद्धांत या अध्यारोपण का सिद्धांत। ये हो गया आपका बहुल आवेशों के मध्य बल। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताता हूं अभी। हाँ तो देखो आपको नोट है वो क्या ध्यान में रखना है कि देखो दो आवेशों के मध्य यहाँ पर कोई भी तीसरा आवेश रख दिया जाए, जैसे कोई भी दो आवेश है मान लेते हैं Q1 है और Q2 है, Q1 और Q2 इनके मध्य अगर हम क्या कर दें कोई भी एक तीसरा आवेश रख दें, मान लो हमने यहाँ पर एक तीसरा आवेश रख दिया Q नोट, तो दो आवेशों के मध्य यदि कोई तीसरा आवेश रख दिया जाए तो स्थिर विद्युत बल परिवर्तित नहीं होगा या कूलाम बल परिवर्तित नहीं होगा, केवल उसका मान है वो परिवर्तित होगा। बहुत ही डीप लाइन है और इसको समझना है आपको अच्छी तरीके से, क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इससे। तो यहाँ पर देखो क्या है, क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पर कि दो आवेश है, उन दोनों आवेशों के मध्य हमने कोई एक तीसरा आवेश रख दिया तो वहां पर स्थिर विद्युत बल है वो परिवर्तित नहीं होगा। कैसे, ये आवेश और ये आवेश दो आवेश थे, ये दोनों पहले जब ये आवेश नहीं रखा हुआ था तब भी क्या कर रहे थे यहाँ पर एक दूसरे को सजातीय जो भी ये विजातीय आवेश है एक दूसरे को क्या करेंगे आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहे थे। तो ये आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहे थे। ठीक है, अब जैसे हमने क्या कर दिया यहाँ पर दूसरा कोई भी आवेश रख दिया, Q नोड आवेश रख दिया, तो Q नोड आवेश रखते ही यहाँ पर इनके मान में बल के मान में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन इनके द्वारा जो बल लगाया जाएगा आपस में उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर ये अभी भी अगर हटा देंगे Q नोड को तब भी उतना ही उनके मध्य बल लगेगा। ऐसा नहीं है कि बल कम ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं होगा, बल वही लगेगा, बस उसके मान में अंतर आ जाएगा। नहीं समझे, देखो एक उदाहरण देता हूं मैं कि जैसे पृथ्वी है और आप क्या कर रहे हो, पृथ्वी है, पृथ्वी के पास में दे रहे हो, माने आप क्या कर रहे हो एक पैराशूट लेकर ऊपर उड़ रहे हो। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, जब पैराशूट नहीं था तब आप पर पृथ्वी क्या लगा रही थी, बल लगा रही थी, गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही थी, तो आपको नीचे खींच रही थी। अब यहाँ पर जैसे ही क्या हुआ, आप पैराशूट लेकर उड़ना शुरू किया आपने, तो यहाँ पर पैराशूट लेकर उड़ना शुरू किया तो आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे ऊपर उड़ रहे हो। तो यहाँ से हो क्या रहा है, यहाँ पर पृथ्वी है उसके क्या हो रहा है, बल कम हो रहा है, नहीं बल कम नहीं हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है, जो पैराशूट है वो क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ बल लगा रहा है, इसलिए बल का मान आप पर जो लगने वाला बल का जो मान है वो कम हो गया है। अब जैसे ही आप मान लो पैराशूट है उसको खोलोगे तो पृथ्वी क्या करेगी, आपको उसी बल से जो रोज आपको खींचती है उसी बल से आपको खींचेगी। तो आपके और पृथ्वी के मध्य बल तो परिवर्तित नहीं हुआ ना, बल का मान परिवर्तित हो गया कुछ समय के लिए जब आपने पैराशूट लगा लिया। तो उसी प्रकार से दो आवेश है उनके मध्य आप कोई तीसरा आवेश रख दोगे तो बल के मान में तो परिवर्तन हो जाएगा कुछ समय के लिए, लेकिन वहां पर जो बल है उन दोनों के मध्य उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर। तो आज है वो हमने क्या कर लिया है, दो टॉपिक पूरे कर लिए। एक तो हो गया कूलाम बल का सदिश निरूपण, कि कूलाम बल है उसका सदिश निरूपण हमने कैसे किया था, और कूलाम बल है वो किस नियम का पालन करता है। तो कूलाम बल है वो आपके गति के तृतीय नियम का पालन
करता है। दूसरे जो हमने टॉपिक पढ़ लिया था वो था कि कोई भी एक आवेश है उस पर जो बहुत सारे आवेश है उन सब के कारण जो बल लगता है वो बल है वो उस आवेश के मतलब वहां पर उस पर जो परिणामी बल लगेगा वो सभी बलों के मतलब सदिश योग के बराबर होगा। और ये एक हमने इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ ली यहाँ पर कि कोई भी तीसरा आवेश अगर दोनों के मध्य रख देंगे तो उन दोनों के मध्य बल का मान है वो परिवर्तित हो जाएगा और वहां पर जो दोनों के मध्य बल लगता है उसके वहां पर उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसका एक भी उदाहरण मैंने आपको बता दिया है, तो इससे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब जो भी नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसको हम अगली जो क्लास होगी उसमें हमें करेंगे। इससे संबंधित कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसमें डाल सकते हो, वहां से आपको वापस से उसका आंसर दे दिया जाएगा, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।